सभी भैया बहनों का आज की इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम हिंदी पद्य का पाठ 3 सेनापति, जिसका कि पिछले वीडियो में हम प्रथम 2 पद पढ़ चुके हैं, तीसरे और चौथे पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। और मुझे आशा है कि वो 2 पद आपने समझ लिए होंगे और आपको स्मरण होगा कि उसमें जिन 2 ऋतुओं का वर्णन किया था, और आज शेष रही ऋतुओं का वर्णन करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में पद की ओर। ये दृश्य दिखाई दे रहा है एक, जिसमें किसी एक ऋतु का शानदार दृश्य है। और आजकल अभी जो ऋतु चल रही है उसमें भी ऐसे दृश्य हमको देखने का अवसर मिल रहा है। चारों ओर हरियाली है, बीच में घर बसे हुए हैं, और इस दृश्य को देखकर स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये दृश्य किस ऋतु का आभास करा रहा है। और फिर दूसरा हम पढ़ेंगे, उसमें ये दृश्य है। देखिए कि किस प्रकार एक व्यक्ति आग के पास बैठा है। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं कि जो प्राणी है, सजीव प्राणी है, वो भी उस आग के पास है। तो स्वतः ही अनुमान लग सकता है कि ये हम किस ऋतु के बारे में और पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। तो आइए, उससे पूर्व में ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, वृक्ष है, बहुत ही सुंदर आकर्षक ये वृक्ष है। तो हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसमें चतुरंगिणी सेना के बारे में पढ़ा था। तो जो ऋतुराज बसंत के रूप में जो ऋतु थी, उसमें वन उपवनों के साथ जो वृक्ष थे उनको ऋतुराज बसंत की चतुरंगिणी सेना के समान बताया था। तो ये तीसरा पद है, जिसको मैं वाचन करके और उसका फिर सरलार्थ समझाने का प्रयास करूंगा। आप सुनकर उसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। दामिनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की चमक, अति घोर घन घोरते, कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, सीकरते शीतल समीर की झकोरते, सेनापति अवन कयो हे मन भावन सु, लाग्यो तर सावन विरह जोर जोरते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बरसावन सलिल चहूं औरते। तो हम सबने जैसा दृश्य देखा था और उसी प्रकार का जो प्रथम दृश्य था, उस दृश्य की ही कल्पना इसमें की गई है। और जैसा कि अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, उसमें भी हमको ऐसे मौके देखने को मिले हैं। तो इसमें सेनापति एक नायिका के माध्यम से, जो कि अपनी सखी को कहते हैं, इंगित करते हुए कहते कि हे सखी, दामिनी दनक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोरते, कि हे सखी, चारों ओर बिजली की चमक है, अर्थात बिजली चमक रही है। सुरचाप की चमक, और सुरचाप इंद्रधनुष जो हम देखते हैं, तो इंद्रधनुष की भी चमक फैली हुई है। श्याम घटा की चमक, और काले बादल चारों ओर जो छाए हुए हैं, अति घोर घन घोर थे, और वो गर्जना करते हुए बहुत ही भयंकर दिखाई दे रहे हैं। और रिमझिम बारिश हो रही है, बरसात की बूंदें चल रही है। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, और जब ये काले घनघोर बादलों से बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, तो कोकिला अर्थात कोयल, कलापी मोर, कल कूजत है जित तित, इनकी चारों ओर इनके स्वर सुनाई दे रहे हैं। इनकी आवाज है जहां तहां सुनाई दे रही है, और ये बड़ी मधुर आवाज में बोल रहे हैं। सीकरते शीतल समीर की झकोरते, और उस पर बहुत ठंडी, मन को अच्छी लगने वाली, झकझोर देने वाली ठंडी हवा बह रही है। तो उसको, हवा को महसूस करके ऊपर बारिश की बूंदों को जब शरीर पर लगता है, तो नायिका कहती है कि सेनापति अवन कयो है मन भावन सु, कि मेरे प्रिय ने मुझे इस सुंदर बरसात ऋतु में अपने पास आने के लिए कहा है। लाग्यो तर सावन विरह जोर जोरते, और जो ये बरसात हो रही है, इसकी बूंदें और उस पर ये ठंडी हवा चल रही है,
तो अपने प्रिय से दूर रहने की जो विरह वेदना है ये बहुत जोर से मुझे पीड़ित कर रही है, दुखी कर रही है। तो इसमें पहले हम देखते हैं कोकिला कलप कुल कूचत है जित, यानी जब मोर और कोयला बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो कोकिला कलप कल कूजत है, अर्थात इसमें जो क वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। शीकरते शीतल समीर को झकोरते, शीकरते शीतल में भी अनुप्रास अलंकार है। तो ठंडी हवा है, मन को आनंदित कर रही है, झकझोर रही है। और उस पर नायिका कहती है कि मेरे प्रिय ने मुझे ऐसे सुहावने मौसम में अपने पास आने के लिए कहा है। तो लाग्यो तरसावन वह जोर जोर से। तो और अभी जो ये ठंडी हवा और ये बरसात है, ये अपने प्रिय से दूर रहकर और विरह रूपी वेदना, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। विरह जुर अर्थात विरह रूपी वेदना बहुत कष्ट दे रही है, पीड़ा दे रही है। और उस पर आयो सखी सावन मदन सरसावन, और ये हे सखी श्रावण मास का ये बहुत ही सुंदर दृश्य जो सामने आया है, इस पे कामदेव है मुझे अपने प्रिय से मिलने के लिए और इस आनंद की घड़ी में उनके पास जाने के लिए कामदेवी मुझे जो चाह रही है कि मैं अपने प्रिय के पास जाऊं। हे सखी लग्यो है बरसावन सलिल चाहूं औरते, और चारों ओर रिमझिम और बहुत ही सुंदर बरसात हो रही है, ऐसी एक नायिका अपनी सखी को कहती है। और विरह वेदना बहुत ही सुंदर जो दृश्य का और वर्षा ऋतु का इसमें वर्णन सेनापति ने किया है। तो ये इस पद की जो व्याख्या है कि इसमें एक नायिका अपनी सखी को कहती है, देखो सखी श्रावण मास आने पर बादलों में बिजली चमकने लगी है, आसमान में विभिन्न रंग वाला इंद्रधनुष भी अपनी छटा बिखेर रहा है, काली घटा से बरसात की बूंदे की ध्वनि सुनाई दे रही है और घने बादल डरावनी गर्जना कर रहे हैं, कोयल और मोर मंद और मधुर स्वर में यहाँ वहाँ बोल रहे हैं, वर्षा की बूंदों से शीतल पवन के झोंके आ रहे हैं। और ऐसे मौसम में मेरे प्रिय ने मुझे आने का संदेश भी दिया है। अब तो उनसे मिलने के लिए मेरा मन भी तरस रहा है। ये सखी देखो, मिलन की इच्छा जगाने वाला ये सावन का महीना आ गया है और चारों ओर आनंद देने वाला पानी बरस रहा है। इसका एक बार फिर व्याख्या के रूप में आपको समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला जो हमने उस स्लाइड में एक चित्र देखा था जिसमें अलाव ताप रहा एक व्यक्ति और पास में खड़ी गायों का दृश्य था, जिससे हमने ये आपको पता भी लग गया होगा कि वो जो दृश्य था वो कौन से ऋतु का था। तो आप अनुमान लगाएंगे और शायद मैं भी सोच रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा सटीक और सही अनुमान लगा लिया होगा कि ये शीत ऋतु का ही वर्णन है कि सर्दी की ऋतु किस प्रकार किन किन का प्रभाव कम कर देती है और उसमें लोगों को ही नहीं बल्कि जो प्राणी जगत के सजीव प्राणी हैं उनको भी कौन सी वस्तु उस समय अच्छी लगती है। तो ऐसा सेनापति ने इस ऋतु के वर्णन के माध्यम से कहा है। शीत को प्रबल सेनापति को चढ़्यो दल निबल अनल गयो सूर से रसाई के हिम के समीर ते बरसे विषम तीर रही गरम भौन कोनन में जाई के धूम नैन बहे लोग आगे पर गिरे रहे ही सो लगाई रहे नेहन सो लगाई के मानो भीत जानी महाशीत है पसारी पानी छतिया की छा रखे पाउक छिपाई की। इसमें कवि सेनापति ने शीत ऋतु की प्रबलता को, उसके तेज को एक आक्रमणकारी योद्धा के रूप में बताया है कि किस प्रकार उसने अपने शत्रुओं पर चढ़ाई कर दी, अपने दल बल से चढ़ाई कर दी है। इतनी भयंकर सर्दी की ऋतु आ गई है और उसने जो प्राणी जगत पर आक्रमण कर दिया है। निबल अनल गयो सूर्य श्री रह के, जो अग्नि है वो भी निर्बल हो गई है, कमजोर हो गई है, और सूर्य है वो भी उसके प्रभाव से उसका ताप भी कम हो गया है। हिम के समीर ते ही बरसे विषम तीर, और जो बर्फ के समान जो ठंडी हवा की जो लहरें ऐसी बह रही है, ठंडी हवा ऐसी बह रही है
जैसे कि जो शीत ऋतु है वो भयंकर तीर छोड़ रहा है, अर्थात वो जो ठंडी बर्फ के समान हवा के झोंके जो शरीर को लगते थे, ऐसे लग रहे हैं कि जैसे किसी ने भयंकर तीर है शरीर में चुभा दिया है। तो इतनी ठंडी हवा बह रही है, गर्म भवन कोनन में जाएगी, और लोग है वो गर्मी पाने के लिए अपने घरों के कोनों में जाकर छुप जाते हैं, और वो गर्मी है वो भी घरों के कोनों में जाकर छुप गई है। लोग भी वहां कोनों में जाके और गर्मी के प्रभाव को और उसके ताप लेने के लिए घरों में जा रहे हैं। धूम नैनन बहे, लोग आगे पर गिर रहे हैं। और सर्दी ऋतु का इतना प्रकोप है कि जो अग्नि के पास बैठे लोगों को धुएं से आंखों में पानी बह रहा है, और फिर भी लोग है वो आग के ऊपर गिरने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात उसका अलाव तापने के लिए उसके पास निकट रहने को लालायित हो रहे। ये सो लगाई रहे नेक सो लगाई के, और अलाव लगा के और अपने हाथों को, अपने शरीर को उस पर पास में ले जाके ताप देने के लिए और अपने हृदय से लगा के रखने का प्रयास कर रहे हैं। और मानो भी जानी महाशीत पे पसारी पानी है, और इस महाशीत अर्थात भयंकर सर्दी से जो है वो ताप भी है वो घबरा गया है, भीत यानी घबरा कर, डर कर और दूर चला गया है। और जो इस अलाव के पास बैठकर और उस गर्मी को दूर नहीं भागने देने का प्रयास करने के लिए लोग है छत्तिया की छां राखे पाव की छिपाए के, और उस ताप को, उस गर्मी को अपने हाथों के बीच, हाथों को छाती के पास ले जाकर और उस ताप को छिपा के रखने का, उसके अंदर बंद रखने का प्रयास लोग कर रहे हैं। अर्थात वो अपने हाथों को और अपने शरीर को ठंडक से राहत देने के लिए और मुट्ठियां बंद करके कसकर अपने हृदय के पास रखते हैं, ताकि उनको सर्दी कम लगे और जो गर्मी का आभास हो। इस प्रकार वो ताप को अपनी छाती पर छिपा के रखने का भी प्रयास कर रहे। इस प्रकार इस शीत ऋतु की भयंकरता का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से सेनापति ने इस पद में किया है। एक बार पुनः इस पद का व्याख्या पढ़ लेते हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना ने जग जीवन पर क्रोधित होकर चढ़ाई कर दी, जिसके कारण अग्नि शक्तिहीन हो गई और सूर्य ठंडा पड़ गया है। इन दोनों का प्रभाव लोगों की शीत से रक्षा नहीं कर पा रहा है। बर्फ जैसी ठंडी हवा ही सेना द्वारा बरसाए जा रहे भयंकर तीरों के समान है। शीत के भय से बेचारी गर्मी घरों के कोनों में जा चुकी है और आग तपने वाले लोगों की आंखों में धुएं के कारण जल बह रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए आग पर झुके जा रहे हैं। आग के तनिक सा सुलगते ही उसे तापने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आग को शीत से भयभीत जानकर लोगों ने उसे प्रचंड ठंड से बचाने के लिए हाथ फैलाकर अपनी छातियों की छाया में छिपा लिया है। इस प्रकार ये दोनों पद और इसमें वर्णन जिस ऋतु का हुआ है वो समाप्त हुए। और ये है गृह कार्य प्रश्न है। मैं समझता हूँ ये गृह कार्य प्रश्न आप अब उत्तर बोलने की जरूरत नहीं रहेगी और आपको उत्तर स्वतः ही समझ में आ जाएंगे। पहला प्रश्न है, भादव शब्द के दो अर्थ दावानल और भाद्रपद मास होने पर कौन सा अलंकार होगा? तो उस अलंकार का नाम लिखना है। कि मैंने प्रारंभ के वीडियो में बताया था कि एक शब्द के दो अर्थ, अलग अलग अर्थ बताने वाला जो अलंकार कौन सा होता है इसके बारे में वर्णन किया था। यदि आपको समझ में नहीं आया, एक बार पुनः उस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न 2, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए। ये भी पहले 2 पदों में इसका उत्तर भी मैंने बताया था और आप उसको याद कर चुके होंगे। शीत ऋतु की अत्यंत ठंडी वायु को कवि ने किसके समान भयंकर बताया है? लिखिए। तो ये अभी इस जो पद में आया था उसको सुनकर और फिर अर्थ लिखने। शीत ऋतु के आगमन पर सूर्य और अग्नि का प्रभाव कम हो गया है, कैसे? लिखिए। तो ये गृह कार्य के 4 प्रश्न करने हैं। इसके अलावा जो पुस्तक के ये अभ्यास प्रश्न हैं इनको भी मैं समझता हूँ इसमें उत्तर बोलने की जरूरत नहीं होगी। 4 पदों के जो वीडियोज है इसको वापस देखेंगे तो
इसके उत्तर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे और आपके इन 2 वीडियो के माध्यम से ये पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार पद्य भाग के 3 पाठ पूर्ण हो चुके हैं और इन 3 पाठों के प्रश्नोत्तर आपने कर लेने चाहिए। इसी के साथ अगला जब वीडियो आएगा तो उसमें गद्य पाठ का पहला पाठ रहेगा और यदि आपने सबने पुस्तकें वगैरह खरीद ली है तो उस पाठ को भी एक बार पढ़कर और रखेंगे तो आपको वापस वीडियो के द्वारा जब समझाया जाएगा तो बहुत ही अच्छे तरह से सुंदर तरीके से आप इसको समझ लेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।